जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए फिजिक्स 2016 में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको अच्छी तरह से देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं और आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है दोस्तों कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पी वेक्टर गुने ई वेक्टर। ठीक है, यही इसके बीच लगने वाला टॉर्क होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे चित्र में दिया गया है ए और बी के बीच में तुल्य धारिता का मान पूछा गया है। तो इसका हमने चित्र पहले देखिए हम चित्र बना देते हैं और फिर मान इसका निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने सबसे पहले उसका चित्र बना दिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो हम इसकी तुल्य धारिता पहले निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम के लिए 1/C1 + 1/C2 तुल्य धारिता निकालना होता है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए C1 का मान कितना है 6, C2 का भी मान 6 ही दिया गया है। तो हमने रख दिया और यहाँ पे 6 लघुत्तम लिया। तो क्या हो गया 1 + 1 कितना हो गया भाई 2 हो गया। 6 को काटे तो 2 × 3 = 6 हो गया। तो यहाँ से देखिए 1 में 3 से तो यहाँ पे देखिए तुल्य धारिता में 1 से तो तुल्य धारिता हो गया और 3 में 1 से तो 3 हो गया। ठीक है, यानी कि 0। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे तुल्य धारिता का मान यहाँ पे आ गया कितना 3 आ गया। यानी कि यहाँ पे हमने श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता बताया यहाँ पे। तो इसका मान जो है दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया भाई, तो 3 माइक्रोफैराड आ गया। ठीक है, 3 माइक्रोफैराड। ओके, 3 माइक्रोफैराड यहाँ पे पता चल गया हमें। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए तो 3 पता चल गया हमें। तो ये दोनों का हमने जब श्रेणी क्रम में था तो इसकी तुल्य धारिता कितना आया 3 आया और इसकी तुल्य यहाँ पे कितना दिया गया है 6 दिया गया है। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो समानांतर क्रम में है ना। तो यहाँ पे 3 + 6 ये इसका अब हम समानांतर क्रम के लिए निकालेंगे C1 + C2। तो इसका तुल्य धारिता कितना हो जाएगा 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आया इसको। ठीक है, सोल्व करके तो 3 और ये 6 कितना हो गया 9 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 9 माइक्रोफैराड कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत परिपथ में शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ में शक्ति का मान पूछा गया है। तो V²/R हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है ना, कि V²/R। देखिए कैसे, देखिए हमने इसमें क्या किया है पावर, देखिए पावर यानी कि विद्युत शक्ति निकाला है। I × V होता है सूत्र, या एक तो ये सूत्र हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है I² × R। तो I का मान देखिए यहाँ पे ओम के नियम से V/R आप रख सकते हैं। तो V² है तो हमने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। तो I² था तो यहाँ पे V²/R² हो जाएगा। अब इसको चाहेंगे तो आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे नीचे R बच जाएगा, यानी V²/R। एक तो ये भी आपका सूत्र हो गया। तो याद रखिएगा कि P = V²/R, या फिर आपका एक यहाँ से भी सूत्र पता चल गया। ठीक है, एक यहाँ भी आपको सूत्र पता चल गया। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा दिया है V²/R, यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कौन सा उत्तर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की विमा पूछा गया है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की विमा कैसे निकलता है हम आपको अच्छी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की विमा देखिए हम कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए F = Q × V × B × कितना है sin θ, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से ये चुंबकीय क्षेत्र होता है तो हमें B का मान निकालना है। तो F में क्या हो जाएगा QV sin θ। अब यहाँ पे F का बीमा जो होता है दोस्तों ml T −2 होता है बल का। यहाँ पे Q आवेश का IT हो जाता है और ये V यानी वेग का बीमा होता है LT इन्वर्स। और यहाँ पे sin θ ये क्या होता है बीमाहीन होता है, मतलब इसका कोई बीमा नहीं होता है, छोड़ दीजिए। और यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए ये L से L क्या हो जाएगा ख़त्म। ठीक है ना, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये I ऊपर जाएगा तो I इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और M बचेगा और ये T इन्वर्स, देखिए यहाँ पे ये इन्वर्स है और ये मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो 1 है और यहाँ पे -1 है। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो दोनों जब आधार सेम रहता है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस माइनस हो गया। तो यानी कि T पर पावर कितना हो जाएगा 0, यानी ये ख़त्म हो गया। ठीक है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे तो आपका क्या बचेगा भाई MT इन्वर्स 2 और I इन्वर्स 1। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखिए
एम, ठीक है, एम लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एल तो ख़त्म हो गया, एल कुछ नहीं, यानी एल के पावर आप चाहेंगे तो 0 लिख सकते हैं। और टी के पावर कितना है भाई, 2 लिखा है, माइनस इन्वर्स टी इन्वर्स 2, ठीक है। और यहाँ पे आई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना, आई ऊपर जाएगा तो आई इन्वर्स हो जाएगा। इतना लिख दीजिए, ठीक है। या फिर इसको आप चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, आई इन्वर्स को पहले लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे एम एल 0 और फिर टी इन्वर्स 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसका यही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, आई इन्वर्स एम एल 0 टी इन्वर्स 2। तो देखिए इसमें आई 0 एम एल 0 टी इन्वर्स 2 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। लेंज का नियम संबंध है तो ऊर्जा से आपको पता होनी चाहिए, ये ऊर्जा से संबंध रखता है लेंज का नियम। एल आर परिपथ में शक्ति गुणांक होता है तो ये होता है, देखिए कैसे होता है। तो देखिए हमने क्या किया, एक चित्र बनाया और इस पे आर और यहाँ पे ओमेगा एल ले लिया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 का कोण बना रहा है। तो अगर हम इसको जेड मानते हैं, ठीक है, तो ये जेड का मान अगर निकालना है तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आर का स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन यहाँ पे शक्ति गुणांक पूछा गया था तो शक्ति गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस फाई। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये आधार क्या हो गया, ऊपर चला जाएगा आर, ठीक है। और ये कर्ण यानी कि देखिए यहाँ पे जेड का मान हमने ये निकाला है तो ये नीचे रख लेंगे। यानी शक्ति गुणांक जब भी पूछेगा तो ये आपको इतना बताना है, ठीक है। अगर यही केवल पूछता कि प्रतिबाधा पूछता तो ये प्रतिबाधा पूछेगा तो इतना बताइएगा, एल आर के बीच प्रतिबाधा। और अगर पूछेगा कि शक्ति गुणांक तो आर बटे कितना है, √r² प्लस ओमेगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या पूछा है। तो यहाँ पे देखिए शक्ति गुणांक पूछा है तो शक्ति गुणांक एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक जो होगा आर बटे √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अगर यही प्रतिबाधा पूछता तो क्या होता, इसका ये नीचे वाला जो दिया है वही उत्तर हो जाता। लेकिन शक्ति गुणांक होगा तो आर बटा में √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ओके। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चौगुना बढ़ा दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, याद कर लेना है आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है, क्या होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। बी किरणें विक्षेपित होती है तो कहाँ पे विक्षेपित होती है, तो चुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आंसर। और नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो देखिए हम इसको बताते हैं आपको। तो देखिए और के मतलब होता है इसमें, और नॉर के मतलब होता है और प्लस नॉट, इसमें दोनों मिला रहता है तभी जाके नॉर बनता है। तो और को हम कैसे लिख सकते हैं, ए और बी, ठीक है, और आउटपुट गामा, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू वाई या गामा बोलिए इसको, ठीक है। यानी a और b को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें नॉट की बात किया गया है, इसमें नॉट लग जाता है तो इस पर रेकरिंग लगा दिया जाता है, ठीक है, रेकरिंग। यानी a और b आउटपुट y, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा इसका उत्तर हो रहा है नॉर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता पूछा गया है। तो बड़े बूंद की धारिता देखिए कैसे हम निकाल के आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि वहाँ पे 64 बूंद की बात की गई थी, यानी n का मान हमें पता चल गया, n का मान 64 रख दीजिए। और ये तो फार्मूला है n के पावर 1/3, ठीक है ना। और नॉट सी संधारित्र को हम लोग c से दर्शाते हैं, और ये संधारित्र निकालना था कि कितने संख्या में होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक का कितना दिया था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में देखिए कितना बोला गया था आपका 64, तो यहाँ पे n समरूप बूंदे की मतलब पता चल गया था n का मान कि कितने 64 बूंद में बता रहा था। और प्रत्येक की धारिता यानी C नॉट का मान दिया था कितना 5 माइक्रोफैराड, और बड़ा बूंद यानी कि C का मान निकालना था, बड़े बूंद की धारिता C। तो हमने क्या किया, यही 64 रख दिया और C नॉट का मान कितना था 5 माइक्रोफैराड रख दिया। यहाँ पे घनमूल कितना आ गया 4 और 5 चौके कितना हो गया 20 माइक्रोफैराड, इसका धारिता बूंदों की बड़े बूंद की धारिता आ गया 20 माइक्रोफैराड।
तो देख लीजिए इसमें कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा। आपका कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 20 माइक्रोफराड, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ का नियम पढ़े होंगे, पहला नियम में बताया गया है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। विद्युत वाहक बल की बीमा पूछा गया है, तो देखिए विद्युत वाहक बल की बीमा निकाल के बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि विद्युत वाहक बल कार्य बटा आवेश होता है, तो कार्य का बीमा आपको पता होनी चाहिए, ml² T−2 होता है, और आवेश का बीमा IT होता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, m लिख दिए और l के पावर 2 है और नीचे, और यहाँ पे t का पावर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा तो पहले से 2 था तो 1 और गया तो कितना हो गया, T−3 हो गया, और I नीचे से ऊपर गया तो I−1 हो गया। यहाँ पे इतना बोलिए, चाहे I को हम A−1 भी कह सकते हैं। तो देख लीजिए कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, ml² T−3 और A−1। तो देखिए इसमें कौन सा इसका उत्तर दे रहा है, ml² T−3 A−1, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर दे रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो देखिए आवेश का होता है, देखिए कैसे आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे विद्युत धारा I का मान क्या होता है, Q/T फार्मूला पढ़े होंगे, तो बटा यदि हम 1 लगा के यहाँ पे Q में 1 से गुणा करेंगे Q और I में T से, तो IT, यानी A जो है आपका ये धारा यानी इसका मात्रक एम्पियर होता है, और ये T समय का है यानी घंटा या सेकेंड बोलिए। तो यहाँ पे एम्पियर और घंटा की बात की गई थी, तो एम्पियर घंटा किसको दर्शाता है, तो आवेश को दर्शाता है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, आवेश, यानी ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। प्रतिबाध, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात कहे चाहे प्रतिरोध कहे, उसका मात्रक आप ओम बताइएगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, तो इसका तरंगदैर्ध्य घटता है। याद रखिएगा, जब भी किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य घटती है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है, घट जाती है। याद रखिएगा, माप सीमा को घटाने के लिए शंट किया जाता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। याद रखिएगा, हेनरी होता है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या, तो मूल औसत वर्ग मान को मापता है। याद रखिएगा, ओके। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः N1 और N2 है, तो लपेट, तो इसमें कौन सा इसका उत्तर होगा, तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए हमने एक छोटा सा ट्रांसफार्मर थोड़ा सा बनाया है, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप की बात किया गया था, तो स्टेप अप में क्या होता है कि मान लेते हैं पहले वाले कुंडली जो है N1 मानते हैं, तो इसमें कुंडली में लपेटों की संख्या कम रहता है, और N2 में क्या होता है, लपेटों की संख्या ज़्यादा रहता है। यानी कि N2 जो होगा N1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी N2 जो होगा N1 से ज़्यादा होगा। देखिए कौन सा इसका ऑप्शन में उत्तर दे रहा है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, N2 जो होगा N1 से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, कौन सी मापा जाता है, ऊर्जा। याद रखिएगा, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी उत्तर। याद रखिएगा, डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी याद रखिएगा। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा, ठीक है, लंबाई बढ़ाइएगा तो आवर्धन क्षमता बढ़ता है, याद रखना है। ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ती है। यहाँ पे बोला है लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, तो क्या होगा, hc बटा क्या होता है, लैम्ब्डा, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसे महत्तम वेधन क्षमता होती है, तो वेधन क्षमता की बात करेगा ज़्यादा सबसे महत्तम, तो गामा किरण की बात याद रखिएगा। गामा किरण में जो होता है सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होता है। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है, तो होल होता है। पी कहेगा तो होल बताना है, अगर एन टाइप कहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन बताना है। तो इसमें पी टाइप कहा है तो होल बता दिया, ओके।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।